हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हॉर्नबिल, यानी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो गाइस, आज से मैं ये 10 चैप्टर्स जो है वो वन बाय वन आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इन हिंदी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला लेसन है यहाँ पे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ जैसी दादी माँ थी। वॉज एन ओल्ड वुमन, यानी वह एक बूढ़ी महिला थी। ऑब्वियसली दादी है तो थोड़े से उम्र वाले होंगे। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 25 years दैट आई हैड नोन हर, यानी लगभग 25 सालों से मैंने उनको देखा है कि भाई उनके जो वो है उनके चेहरे पे, मतलब वो बूढ़ी हैं और झुर्रियां, रिंकल्स मतलब झुर्रियां पड़ी हुई है उनके पूरे चेहरे पे। ठीक है। I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कभी वो जवान और बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, मतलब लेकिन मुझे इस चीज पे पूरा इतना, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि कभी वो इतनी जवान थी या खूबसूरत थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम, मतलब मेरे दादाजी की जो फोटो है वो बैठक में, जो बैठक होती है बाहर, वो बैठक के अंदर वहां पे एक बड़ी सी जैसे अंगीठी नहीं होती है जहाँ पे, उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा सा एक फ्रेम लगाया हुआ है, पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है। ड्राइंग रूम। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, वो एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढीले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड क्या होती है? दाढ़ी, यानी उसकी लंबी और सफेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। मतलब वो क्या कह रहे हैं, उसकी दादाजी की जो दाढ़ी थी वो बिल्कुल सफेद और बड़ी थी और उसकी छाती का लगभग अधिकतर भाग जो है वो ढका हुआ था, वो इतनी बड़ी थी और वो ऐसे लग रहे थे कि कम से कम वो 100 साल के थे, मतलब बहुत बूढ़े लग रहे थे वो। He did not look the sort of person who would have a wife or children, मतलब उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई उनके कभी बीवी और बच्चे भी हुआ करते थे या हो सकते थे। He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren, मतलब उनको देख के वो ऐसा लग रहा था कि उनकी पिक्चर जो थी वो बहुत ऐसी थी बूढ़े वाली, तो उनको देख के लग रहा था कि बीवी बच्चों का तो पता नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी बच्चे पोते, बहुत सारे पोते पोतियां जरूर हो सकते थे उनके, वो इतने मतलब बूढ़े लग रहे थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब जो मैं मेरी दादी के बारे में सुनती हूँ वो तो जवान थी, खूबसूरत थी, तो उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल ही अलग सी और बिल्कुल एकदम उल्टा उल्टी बात होती है ना, एक से ऐसा लग रहा था। She often told us of the games she used to play as a child. उन्होंने हमें ये भी बताया था कि जब वो छोटी थी तब वो कौन से गेम्स खेलते थे। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she tells us, यानी ऐसा लगता था जैसे उनके लिए ऐसा करना बहुत ही बेवकूफी वाला और जो उनको शोभा नहीं देता हो, ऐसी चीज जो मतलब जो कहते हैं ना महान जो संत होते हैं उनकी कहानियां जैसा समझते हैं, वैसे हमें सुनाया करती थी, मतलब कि प्रोफेट्स मतलब जो महान संत होते हैं उनके बारे में। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, मतलब वो हमेशा से छोटी, यानी बोनी, छोटी थी, बोनी नहीं बोल सकते बट शॉर्ट थी हाइट उनकी, और वो हेल्दी थी, फैट थी, और स्लाइटली बेंट यानी उनकी कमर जो है वो हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, यानी बुढ़ापे के अंदर कैसे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, ऐसे ऐसे लाइंस जो हो जाती है। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब हर चेहरे पे, पूरे चेहरे पे रिंकल्स थे उनके। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, मतलब मैं कहती हूँ कि भाई जैसी मैं अब देख रही हूँ ना ये वैसी ही थी, मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकती इस चीज को या मान सकता कि वो कभी जवान और खूबसूरत भी थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब वो इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी कि वो इतनी बुरी और हो ही नहीं सकती है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वो इतनी बुरी थी कि लग रहा 20 सालों से वो इतनी ही बुरी है, और क्या बुरी होंगे वो, तो इतनी बुरी थी वो। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती।
बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो भाई ऑब्वियसली उसकी दादी थी तो कह रहे हैं कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, खूबसूरत तो थी बट प्रिटी, मतलब हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव जैसे बोलते हैं ना उस टाइप में। शी हॉबल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her vest to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks are scattered untidy। मतलब क्या कह रहे हैं देखो कि शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉट, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं देखो कि वह मतलब बेदाग बिल्कुल सफेद कपड़े पहनती थी और अपने कुबड़ का, जैसे बोलते हैं ना जो थोड़ी कमर झुकी हुई थी, थोड़ी कुबड़ जो है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए कि भाई मैं गिर ना जाऊं, तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए वो हमेशा एक हाथ जो है वो अपने कमर पे रखती थी और एक हाथ से माला फेरते हुए घूमती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स मतलब उसके सफेद चांदी जैसे जो बाल थे वो अनटाइडी मतलब बिखरे हुए रहते थे हमेशा। ओवर हर पेल पकड़ फेस, सॉरी पेल पकड़ फेस मतलब उसका जो चांदी जैसे उसके बाल और झुर्रियों वाला उसका चेहरा, बेढंगे तरीके से उसके बाल अनटाइडी बिल्कुल कॉम नहीं करे हुए और वो सारे दिन मतलब वो बिखरे हुए ही रहते थे और हमेशा देखो एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, हमेशा वो मंत्र बोलती रहती थी, उसका मुंह जो है वो हमेशा चलता रहता था। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ए एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हाँ ये सही है कि पहाड़ों के अंदर जो विंटर के टाइम में जो नहीं रहता वो बिल्कुल व्हाइट कलर की एकदम बोलता है ना बर्फ ढकी हुई एकदम शांति, बिल्कुल शांति पीस, और हम ये कह सकते हैं कि मतलब उसकी सांसों में भी शांति और संतोष भरा होता था, वो इतनी पेशेंस और एकदम शांत लेडी थी। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे जब वो शहर जा रहे थे तो वो मुझे अपनी दादी के पास छोड़ गए और हम यानी वी वो और उसकी दादी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से ही वो अपनी दादी के साथ रह रही है। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे रोज सुबह मुझे उठाती एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। मतलब वो क्या कह रही है कि वो रोज सुबह वो जो मंत्र या जो आरती कुछ भी प्रेयर वो करती थी तो वो दादी हमेशा सोचती थी कि इसको भी उठाऊं, इसको नहलाऊं धुलाऊं ड्रेस करूं और ये सुने तो क्या पता कभी इसको भी ये चीज बाई हार्ट यानी मुंह जबानी याद हो जाए तो ये क्या पता कभी ये भी बोले प्रेयर करे। आई लिसन, मैं सुनती जरूर थी, बिकॉज क्यों सुनती थी, आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज से प्यार था क्योंकि उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न, लेकिन मैंने ये चीज कभी नहीं सोची कि मुझे इस चीज को याद करना है। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, यानी फिर वो मुझे वुडन वो स्लेट आती थी जो लकड़ी की पट्टी वाली स्लेट आती थी, वो कह रही है कि वो थी और उसको मेरी दादी ने पहले से साफ किया हुआ और उसपे मतलब येलो चौक से उसको अच्छी तरह लेपा हुआ कि भाई जो भी लिखे वो साफ हो। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मतलब इंक पॉट बोले ना जैसे वो नहीं कहते क्या उसको क्या बताऊं मैं आपको, जैसे मुल्तानी मिट्टी का नहीं होता है वो एक टुकड़ा सा समझ लो, अर्दन पॉट एंड ए रेड पेन, और एक रेड कलर का पेन। टाई देम ऑल इन बंडल, ये सारी जितनी चीजें थी उनको वो एक साथ बांध देती थी, टाई ना बंडल एक बंडल की तरह, और हैंड इट टू मी, और वो उसके हाथ में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, यानी कि आफ्टर ए ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता जो वो करती थी एक मतलब पतली सी रोटी, ठीक है सॉरी एक मोटी सूखी हुई बासी रोटी देती थी वो मुझे हमेशा नाश्ते के लिए, और फिर उसके बाद में क्या होता था कि हम स्कूल जाते थे यानी वो मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, उसके साथ वो मोटी मोटी बासी जो चपातियां थी वो उसमें से जो एक वो उसको दे देती और बाकी रोटी जो वो अपने साथ लेके जाती थी हमेशा कि जो गांव के कुत्ते हैं उनको वो दे सके ताकि उनका पेट भर सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple, यानी मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी स्कूल तक मुझे छोड़ने, क्योंकि जो मंदिर था वो बिल्कुल स्कूल से जुड़ा हुआ था। The priest taught us the alphabet, यानी जो वहां के पुजारी थे वो हमें अक्षर पढ़ाते थे, अल्फाबेट्स पढ़ाते थे।
वर्णमाला जिसे हम कहते हैं, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है वो. While the children sat in a row on other side of the veranda singing the alphabets or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. मतलब जब हम बच्चे बाहर बैठते थे बरंडा में, वैरंडा यानी बाहर जो बरंडा होता है जिसमें बैठते हैं नीचे, एक लाइन में कतार में हम बैठते थे और वो हमें प्रेयर सुनाते थे, हम याद करते थे, एक साथ गाते थे. उसी वक्त मेरी दादी जो है वो अंदर जाके मंदिर में स्क्रिप्चर्स यानी जो किताबें होती है, पौराणिक किताबें जो होती है उनको पढ़ती थी. When we had both finished, जब हम दोनों, हमारा जो ये काम है ये खत्म हो जाता था, we would walk back together. सारा हमारा, मेरे पढ़ाई, उनकी पूजा पाठ खत्म होने के बाद हम दोनों साथ घर आते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस वक्त जब हम बाहर निकलते तो जो गांव के जो डॉग्स थे मंदिर के गेट पे ही हमें मिल जाते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. यानी वहां से लेके घर तक वो जो कुत्ते हैं वो लड़ते झगड़ते झपट्टा मारते हुए आते थे, उनके पीछे पीछे चल के कि भाई जो रोटी के टुकड़े हम फेंकते थे वो एक दूसरे से लड़ते थे कि ये मैं खाऊं, ये मैं खाऊं, ये मैं खाऊं, ये मुझे मिल जाए, ऐसे डॉग्स लड़ते हुए. ठीक है. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स जो है वो सिटी के अंदर अच्छे से सेट हो गए थे बिल्कुल, they sent for us. That was a turning point in our friendship. मतलब उन्होंने मेरे को लेने भेजा और वो जो पॉइंट था वो बिल्कुल मेरी लाइफ का, हमारी दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट था वहां पे. Although we shared the same room, मतलब उसके माँ बाप ने दोनों को लेने के लिए भेजा और वो एक टर्निंग पॉइंट था. दोनों ने एक ही कमरा शेयर किया, दादी ने और उसकी जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड जो भी है, मतलब दोनों ने एक ही रूम शेयर किया. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. अब दादी मेरे साथ कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि जगह ही चेंज हो गई. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यानी अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती थी और एक बस में जाती थी मैं. देयर वेर नो डॉग्स, वहां कोई कुत्ते नहीं थे. इन द स्ट्रीट्स, एंड शी टुक, स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. यानी जो चिड़िया होती थी उनको वो बैठे बैठे अपने बैकयार्ड के अंदर, घर के जो कोर्टयार्ड होता है, बगीचा सा होता है जो पीछे, वहां बैठ के या बालकनी में कहीं भी बैठ के वो बस वो जो पक्षी होते थे उनको दाना देती रहती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम दोनों एक दूसरे को कम देखने लगे क्योंकि मैं अपने लाइफ में बिजी हो गई, पढ़ाई लिखाई, तो मेरा और उनका मिलना कम हो गया. For some time she continued to walk me up and get me ready for school. मतलब कुछ टाइम तक वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती, उठाती और तैयार करती. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं घर आती तो वो हमेशा मुझे पूछती कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world of being round, etc. मतलब जो उसके स्कूल में पढ़ाई होती थी इंग्लिश के अंदर, जो वर्ड सीखती थी या छोटी छोटी चीजें, जो साइंस में वो क्या पढ़ती थी, इंग्लिश में क्या पढ़ती थी, हिंदी में क्या, जो भी उसकी पढ़ाई थी वो सारी चीजों के बारे में वो घर आके उसको बताती थी. This made her happy, unhappy. यानी ये उसे कभी कभी दुखी कर देता था. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि पहले उसकी दादी उसको पढ़ाती थी और अब उसकी दादी को ऐसा फील होता था कि मैं उसके लिए कुछ ही नहीं कर सकती, तो उसको बहुत दुख होता था क्योंकि अब वो उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. मतलब उसको ये चीज विश्वास ही नहीं हो रही थी कि स्कूल के अंदर, इंग्लिश स्कूल के अंदर उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा था भगवान के बारे में, या फिर जो मॉर्निंग प्रेयर या जो स्क्रिप्चर्स होते थे, हमारी पौराणिक जो कथाएं होती थी, पौराणिक जो किताबें होती थी, उनके बारे में, उनसे रिलेटेड तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. मतलब वो क्या कह रही है देखो, कि एक दिन आकर उसने ऐसे ही बता दिया कि भाई हमें स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है, यानी म्यूजिक सिखाया जा रहा है. तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसके अनुसार तो भाई म्यूजिक जो है वो खाली पहले के टाइम पे तो संगीत ये ऐसे लगता था जैसे गलत, मतलब वो था, अच्छी चीजें नहीं मानते थे उसको कि ये क्या है म्यूजिक, नाचना गाना अच्छी चीजें नहीं मानती थी. तो इस पर मतलब
जो गाना बजाना है ये सिर्फ इस पर मतलब बुरे जो भिखारी है या जो गंदी समाज है सिर्फ वो ही कर सकते हैं। अच्छे समाज के लोग, अच्छे बच्चे वो ये चीज नहीं करते हैं। तो इस चीज से वो क्या है कि वो बहुत दुखी थी और मतलब एक तरह से वो चुप हो गई थी और वो उसकी चुप्पी जो है वो यही कह रही थी कि भाई वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। और वो बहुत कम, उस दिन के बाद वो बहुत कम, रेयरली मतलब बहुत कम उससे बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंची तब तक मुझे अपना एक अलग रूम दे दिया गया था। The common link of friendship was snapped. जो एकमात्र हमारी लिंक थी कि चलो हम एक कमरे में रहते हैं वो भी खत्म हो गई थी। My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई जब मतलब मेरी दादी ने क्या है कि बिल्कुल वो अकेली रहती थी और बिल्कुल शांत रहती, तो उस चीज को उसने एक्सेप्ट कर लिया था उसकी दादी ने। वो किसी से भी बात करने के लिए मतलब चरखा काटती थी वो, तो उसको ये था कि किसी से बात करने से अच्छा है कि वो उसको करती रहे, अपना चरखा काटती रहे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting प्रेयर्स। मतलब किसी से फालतू की बात करना या किसी से बात करने से अच्छा है उसको लगता था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक चरखा काटती रहूं, और वो यही काम करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। यानी सिर्फ दोपहर के टाइम पे वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करती थी जब वो चिड़िया को, पक्षियों को दाना डालती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirrupings। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो कि दोपहर के अंदर वो वरांडा में बैठती है और ब्रेड के छोटे 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 टुकड़े करके हजारों मतलब बहुत सारे टुकड़े करती है और बहुत सारे पक्षी जो है वो आते और उनको चिड़िया बोलते हैं ना, चिड़िया दाना चुग के ले जाते, तो वो वैसे ही आके अपने रोटी के टुकड़े लेते और उड़ जाते। Some came and perched on her leg, कोई आता उसके पैर पे बैठता, other on her shoulder, कोई उसके कंधे पे बैठता, some even sat on her head, कोई सर पे बैठता। She smiled but never shooed them away। मतलब वो हमेशा मुस्कुराती लेकिन कभी भी उनको शोड मतलब अपन बोलते ना शो, कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day of her। मतलब उसको देख के ऐसा लगता था कि ये जो आधा घंटा है ये उसके पूरे दिन का सबसे बेस्ट और सबसे खुशी भरा आधा घंटा था जिसमें वो सबसे ज्यादा हैप्पी रहती थी। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने ये फैसला लिया कि भाई मैं विदेश जाऊंगी आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure my grandmother would be upset। मुझे लग रहा था पक्का कि मेरी दादी जो है वो उदास हो जाएगी। I would be away for 5 years। मतलब मैं लगभग 5 साल के लिए अपने परिवार से और उनसे दूर होंगी। And at her age one could never ever tell। मतलब भाई उनकी जो उम्र थी उसमें हम कोई कह नहीं सकता कि भाई मैं आऊं तब तक पता नहीं वो रहे ना रहे, बट माई ग्रैंडफादर कुड। लेकिन मुझे ये था कि भाई मेरी ग्रैंडमदर सॉरी मतलब मेरी दादी माँ शायद रहेगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो कोई दुखी नहीं थी, कोई मतलब रोना धोना आंसू कोई कुछ नहीं था। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, उन्होंने किसी तरह का कोई भी इमोशंस यानी कोई रोना धोना या कोई बात कुछ भी नहीं की उन्होंने, सिर्फ वो वहां तक छोड़ने आए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, सेम वही उनके जो लिप्स है होठ है वो मतलब प्रेयर्स कर रहे थे, लगातार प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग जो था दादी का वो सिर्फ प्रेयर में था, वो सिर्फ प्रार्थना कर रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी मतलब माला जो उसके हाथ में थी वो लगातार बस यूं यूं करके अपने प्रेयर करे जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, उसने दादी ने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं गई, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स, यानी जो दादी ने मेरा माथा चूमा था वो मुझे बहुत ही महसूस मतलब वो फील कर रही थी उस चीज को। द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मतलब फिजिकल मतलब छुअन, पहली मतलब लास्ट वो था, इसके बाद पता नहीं वो कब आए कब देखे, तो वो लास्ट छुअन थी, फिजिकली थी। बट दैट वॉज नॉट सो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, लगभग 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापिस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उससे स्टेशन में मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मतलब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि वो एक दिन भी बूढ़ी हुई है क्या, वो वैसी की वैसी थी बिल्कुल। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके
पास शब्द के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड while she clasped me in her arms, I could hear her reciting prayers। मतलब उन्होंने जब मुझे अपनी बाहों में भरा और जब मेरे कान उसके मतलब लिप्स के पास जब वो गले मिलती है तो आए, तो मेरे को कंटिन्यूअसली उसके मुंह से जो प्रेयर्स निकल रहे थे, उसके रिसाइटिंग जो बोलते हैं ना, वो कान में सुन रहे थे मुझे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी जिस दिन पहले दिन मैं पहुंचा, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स। यानी मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई जिस दिन पहली बार मैं जिस दिन आया विदेश से, उस दिन भी सबसे खुशी का पल उनके लिए वही था, वही आधा घंटा जिस टाइम पे वो चिड़ियाओं को दाना भी चुगने देती है, और फिर मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे एक वर्ड का फ्रिवलेस रिव्यूज, यानी कि ओछी गालियां देकर खिलाती थी उनको। मतलब उनके लिए वो बोलते हैं ना, बूढ़ी औरतें नहीं करती ऐसे वैसे, बैड लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं, वो यूज करते थे, बट इन अ पॉजिटिव वे। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को एक बदलाव सा दिखा उनके अंदर। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। यानी क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने पड़ोस की जो औरतें हैं उनको इकट्ठा किया और एक पुराना सा ढोलक, ठीक है, जैसे ढोलक बजाना और गाना आरंभ कर दिया, वहीं पे स्टार्ट कर दिया। भजन कीर्तन नहीं होते जैसे उस टाइप में। For several hours, she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। यानी वो लगभग कई घंटों तक उस जर्जर ढोलक को ढीले ढाले चमड़ी वाले को पीटे जा रही थी और होम कमिंग वॉरियर, यानी कि कोई योद्धा आ रहा हो, घर आया हो जीत के, वो जो गीत होते हैं जैसे कह रहे हैं हम, वो गाए जा रही थी बस। We had to pursue her to stop to avoid overstraining। यानी वो क्या कहना चाह रहे कि हमें अब लग रहा था कि ज्यादा मानसिक उसको मतलब परेशानी ना हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि उनको रोके और इन चीजों को बंद करें। That was the last time since I had known her that she did not pray। वो आखिरी ऐसा था जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। The next morning she was taken in। अगले ही सुबह वो बीमार हो गए थे। It was a mild fever and the doctor told us that it would go। तो क्या कह रहे हैं, बुखार जो है वो हल्का सा था और डॉक्टर ने कहा कि भाई वो चला जाएगा, उतर जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी जो है उसने अलग तरीके से सोचा इस चीज को, वो बहुत अलग तरीके से सोचती थी। She told us that her end was near। उसने क्या कहा उसकी दादी ने कि मेरा अंत जो है वो नजदीक है, आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। वो क्या बोली कि उन्होंने जब अपने लाइफ के लास्ट टाइम में, अंतिम समय के केवल कुछ ही घंटों तक ये प्रार्थना करना भूल गई थी ना, तो लास्ट में उसके पास हमें अब मुझे ये बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं वो प्रार्थना जो है वो पूरी करूंगी। अभी भी उनको यही लग रहा था कि उन्होंने प्रे नहीं किया, तो अब वो प्रे करना चाहती है। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्टेड मतलब उन्होंने मना किया कि नहीं अभी आप आराम करो, आप बीमार हो, ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल मतलब वो कर दिया कि ना। शी ले पीसफुली इन बेड। आराम से वो बेड पे लेटी हुई थी, प्रे कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने जो मोती थे, मणके जिन्हें कहते हैं, उनको बोले जा रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। यानी हमें शक हो उससे पहले ही उसके होठ जो है वो बड़बड़ाना बंद हो गए, यानी अब उसके लिप्स जो है वो हिल नहीं रहे थे, वो शांत हो गए थे। एंड रोजरी फेल। रोजरी मतलब वो जो माला थी वो गिर गई थी फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। यानी लाइफलेस मतलब तो तब तक जा चुकी थी और उनके हाथों से वो माला जो है वो गिर गई थी। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस। पीसफुल पेलर मतलब ऐसा लग रहा था कि वो शांत हो गए, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो अब नहीं रही। एंड हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। और हमें पता चल गया था कि हाँ वो मर चुकी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। We lifted her off the bed and as is customary, मतलब रिवाज के अनुसार उन्होंने बिस्तर से उनको हटाया और फर्श पर लिटा दिया। laid her on the ग्राउंड में लिटा दिया। एंड कवर हर विद अ रेड श्राउड, मतलब एक लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। मतलब कुछ घंटों के बाद, भाई रोने धोने के बाद
हमारा अब ये था कि भाई हम उठे और उनकी बॉडी को अकेला छोड़ दिया, और फिर आगे का जो कस्टम्स जो रिवाज थे उनको करने के लिए, अरेंजमेंट्स थे उनको करने के लिए फिर हम बाहर आए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के वक्त हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रूड स्ट्रेचर मतलब वो जिसपे मुर्दों को लिटाया जाता है, वो लेके गए, वहां पे उनको लिटा दिया गया। टू क्रीमेटेड मतलब उनको जलाने के लिए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन, मतलब सूरज ढल रहा था और जो सुनहरी रोशनी आती है उससे उनका घर, वरांडा और पूरा चमक रहा था। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead, was stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows। यानी क्या कह रहे, देखो वो जिन चिड़ियाओं को खाना देती थी उसके डेड बॉडी के पास वो सारे के सारे जो पक्षी थे वो उस कमरे में भीड़ लगाए हुए थे, उनको घेर रखा था। सारे के सारे पक्षी उसके पास आके बैठ गए। देयर वॉज नो चिरपिंग, मतलब उस दिन कोई भी ची पी कोई भी किसी तरह की कोई आवाज नहीं कर रहा था, शांत थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उनको भी बुरा लग रहा था कि इन पक्षियों का अब क्या होगा। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, यानी मेरी मम्मी उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े या रोटी के टुकड़े लेके आई थी कि उनको उनका पेट भर सके। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ करते थे। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक दिया, मतलब उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी स्पैरो पक्षी जो थे ब्रेड के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था, उनका पूरा ध्यान था उस डेड बॉडी के ऊपर। When we carried my grandmother corpse, corpse मतलब लाश, जब उन्होंने उस लाश को उठाया, they flew away quietly, वो चुपचाप सारे पक्षी वहां से उड़ के चले गए बिना किसी आवाज के। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह तो सारे जो ब्रेड क्रम्स थे, जो रोटी के ब्रेड के टुकड़े पड़े थे, उन सबको जो स्वीपर झाड़ू वाला था उसने आके सारों को डस्टबिन में डाला, इकट्ठे कर। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारे लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक इमोशनल चैप्टर। तो इसमें देखिए जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन इसमें देखिए जैसे आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि भाई वो कौन सा पल था जिस वक्त, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी ग्रैंड मदर के और उनका जो पोता था उनके बीच में जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में, अभी पढ़ाया मैंने कि वो टर्निंग पॉइंट था जब उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को शहर बुलाया, गांव की दुनिया को छोड़ के शहर बुलाया। तो ये लेसन के अंदर जो है देखिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा लेसन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें मुझे। तो कल नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें देखिए पोएम्स है, पोएम्स में बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम सिर्फ चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके अंदर वो है हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी इसका सेकंड चैप्टर हॉर्नबिल का, ठीक है गाइस। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।